नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे डाइस को ही आज हम कंटिन्यू फिर से करेंगे। और आज की क्लास और भी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी बेसिक अभी आपने देखा था उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और शॉर्टकट चीज़ें सीखेंगे कि कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज क्वेश्चन को शॉर्ट वे में सॉल्व करने में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने जहां छोड़ा था वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर, यहीं पर पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था और यहीं से शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में आपने यही देखा कि जब एक सतह कॉमन होता है, दो स्टेट वाले केस में हम लोग देख रहे थे। पहली सिचुएशन थी जब यहाँ पर केवल एक सतह कॉमन होता है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज हमने यहाँ पर किया था। और हम लोगों ने यहाँ पर समझा था क्लॉक और एंटी क्लॉक का जो भी रोटेशन यहाँ पर दोनों में सेम लगाएंगे उसी के अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे और क्वेश्चन के यहाँ पर सारे सतह के अपोजिट हमारे निकल जाते थे। तो इसके शॉर्टकट क्या है उस चीज को हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। उस शॉर्टकट को समझने से पहले आते हैं नेक्स्ट, जो टाइप 2 था। टाइप 2 ये दूसरी सिचुएशन जो थी, इसको हम लोग समझते हैं। यहां पर देखो क्या है, यहां पर दो सतह क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, 1 और 6। ये दूसरा केस है। केस 2 आपका बहुत ही आसान केस है, बहुत ही आसान केस। इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। देखो यहां पर 1 और 6 जब भी दो सतह कॉमन हो, क्या हो रहे हैं भाई, टू सरफेस कॉमन हो रहे हैं। जब भी दो सतह आपके कॉमन हो जाएं तो उस केस में जो बचे हुए सतह हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। कौन, 5 और 3, यही दोनों तो बच गए थे, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 3, या 3 का अपोजिट क्या होगा, 5। बस अब यहां पर जरा आप समझना इस चीज को कि भाई बाकी के लिए क्या, 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट, सॉरी 2 का अपोजिट क्या होगा। इन सब का क्या क्या ये सब भी निकल सकते हैं। आइए देखते हैं यहां पर। देखो यहां पर सिर्फ 5 का अपोजिट हमको समझ में आ रहा है, बाकी यहां पर जो छुपे हुए हैं वो हैं कौन से, छुपे हुए हैं यहां पर 2 और 4। ये दो केस यहां पर दो सतह आपके छुपे हुए हैं। देखो यहां पर 1 2 3 4 आपके नजर आ रहे हैं और ये दो सतह आपके छुपे हुए हैं। इन दो सतह में से कौन यहां पर 1 का अपोजिट जाएगा या कौन यहां पर 6 का अपोजिट जाएगा, ये चीज यहां पर कभी पता नहीं चलेगी। ये कभी नहीं यहां पता चलेगी इस केस में, केस 2 में। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कभी कि 2 का अपोजिट क्या आएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर ये होगा 2 का अपोजिट 1 या 6 में से कोई एक होगा। और 4 का अपोजिट आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर भी क्या होगा, 4 का अपोजिट 1 या 6 में से कोई एक होगा। सेम यहां से अगर कोई पूछा जाए तो इसी तरह यहां पर भी 6 का अपोजिट 2 या 4 में से कोई एक होगा, 1 का अपोजिट 2 या 4 में से कोई एक होगा। तो ओवरऑल अगर यहां पर बात करें कि कंक्लूजन क्या निकला केस 2 का, केस 2 का कंक्लूजन ये निकला कि जो सतह कॉमन नहीं है बाकी दोनों के अलावा, वो तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये तो 100% श्योर हो गया। लेकिन जो सतह यहां पर कॉमन आ रहे हैं या जो छुपे हुए हैं उनके बारे में ये निष्कर्ष निकला कि 2 4 में से कोई भी 1 या 6 के अपोजिट जाएगा। मतलब 1 का पूछा गया तो हम कहेंगे 2 या 4, 2 का पूछा गया तो हम क्या कहेंगे, 1 या 6, 4 का पूछा गया तो क्या कहेंगे, 1 या 6, और 6 का पूछा गया तो कहेंगे 2 या 4। ये पूरा कंक्लूजन है यहां पर, ये केस 2 का। तो आपको पता चला ना, ये केस 2 बहुत ही आसान है, बहुत आसान, उस सबसे आसान, मैं तो इसको सबसे आसान मानता हूं। इसमें कुछ नहीं करना भाई, आपने देखा दो कॉमन जो बच गया वही अपोजिट हो गया, बाकी का तो पता नहीं चल रहा, तो उनके अपोजिट तो वो हो जाए, उन्हीं में से कोई एक होगा जो नहीं दिख रहा। बात समझ में आ गई। चलो आते हैं अब इस केस पे जहां पर कोई सतह कॉमन नहीं है। तो देखो एक चीज यहां पर जरा आप समझना
यहां पर ज्यादातर जगहों पे ये लोगों को सॉल्यूशन मिलता है कि जब कोई सतह कॉमन ना हो तो जो एक डायरेक्शन में है उनको अपोजिट कर दो। मतलब 5 को 1 के अपोजिट कह देंगे, 2 को 4 के अपोजिट कह देंगे, 3 को 6 के अपोजिट कह देंगे, और यही करते ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं इसको प्रूफ करूंगा, आने वाले क्लासेस में प्रूफ होने वाला है। ये चीज आप खुद बखुद इस चीज को निकाल सकते हो। जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आप खुद कहोगे हाँ ये कहना बिल्कुल गलत है। और प्रैक्टिकल तो मैंने कहा ही, आप भाई प्रैक्टिकल टॉपिक है, आप करके भी देख सकते हो इसको। तो खैर अब इसका सही क्या है उसको हम लोग सीखते हैं। आओ देखो, देखो भाई यहां पर दिखा 5 2 3, यहां पर दिखा 1 4 6। अब अगर आप देखो तो यहां पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर छुपा क्या था? अगर आप यहां देखो तो 1 4 6 ही यहां पर छुपे हुए थे। और हम लोगों ने इससे पहले यही चीज सीखा कि भाई जो 3 सतह छुपे हुए हैं उनमें से कोई भी एक अपोजिट जाएगा इनमें से किसी एक के। और अगर आप देखो तो यही 1 4 6 का ही स्टेट यहां पर दिया गया। मतलब एक बार इस डाइस को इधर से देखा गया और एक बार इस डाइस को दूसरी तरफ से देखा गया, और दूसरी तरफ से देखा गया तो ये सिचुएशन दिखाई पड़ी। तो इसका मतलब इनमें से कोई एक इनमें से किसी एक के अपोजिट जाने वाला, क्योंकि पीछे जो छुपे हुए हैं वो इन्हीं में से हैं, यही सब हैं। तो कैसे, अगर आपसे पूछा जाए 5 का विपरीत क्या होगा तो हम क्या कहेंगे? 5 का विपरीत 1 हो सकता है या 6 हो सकता है या 4 हो सकता है। इसी तरह अगर 2 का पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? 2 का अपोजिट भी 1 6 4 में से ही कोई एक हो सकता है। इसी तरह 3 का पूछा जाए तो 3 का अपोजिट भी इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। मतलब ये वो केस है जहां पर हम श्योर कभी नहीं बता सकते। अच्छा, कई बार लोग कोशिशें करते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज देख करके तो पता चल रहा है कि भाई ये 5 2 यहाँ पर 7 बन रहा, 6 1 यहाँ पर 7 बन रहा। इससे एक निष्कर्ष तो हम निकाल ही सकते हैं क्या? यह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब एक जनरल डाइस है, एक सामान्य सा पासा है। ये कंक्लूजन तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसी कंक्लूजन के तहत अगर कभी स्टैंडर्ड आपको दिखे तो आप ये निष्कर्ष कभी मत निकाल लेना कि स्टैंडर्ड है। जरा देखो यहां पर, अगर मैं इस तरह से डायग्राम बना दूं 1 2 3, जो इससे पहले अभी हम लोग डायग्राम स्टैंडर्ड का लेके चल रहे थे, फिर मैं यहां पर बना दूं 4 5 6, तो मोस्टली लोग करते क्या? भाई यहां पर जोड़ा कहीं पर 7 नहीं बन रहा, यहां पर जोड़ा कहीं 7 नहीं बन रहा, और इतना देखते ही क्या कह देंगे? ये स्टैंडर्ड है। और भाई अगर आपने इसको स्टैंडर्ड बोल दिया ना इतना देखते, तो समझ लेना कि आपका आंसर यहीं पे गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड बोलोगे तो क्या कहोगे? 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। जबकि यहां पर कुछ नहीं पता कि ये तीनों किस सिचुएशन में आ रहे हैं। हो सकता है 6 1 का पड़ोसी ही हो, दिखाई तो पड़ नहीं रहा, तो अपनी तरफ से कैसे एज्यूम कर लोगे आप? तो हो सकता है 6 1 का ही पड़ोसी हो, 5 2 का पड़ोसी हो, 4 3 का पड़ोसी हो। तो जो चीज दिख नहीं रही है उस चीज को अपनी तरफ से अगर एज्यूम करोगे तो गलत करोगे, क्योंकि अभी हम इसको बता ही नहीं सकते स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, दोनों चीजें डिसाइड नहीं हो सकता। लेकिन हम इसमें जरूर इतना कह सकते हैं, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि 1 2 3 में से 1 2 3 का अपोजिट, इनमें से किसी भी एक का अपोजिट इनमें से कोई एक आएगा, 4 5 6 में से ही आएगा। भाई अगर स्टैंडर्ड हुआ तो 1 का 6 जाएगा, 2 का 5 जाएगा, 4 का 3 जाएगा, और स्टैंडर्ड नहीं हुआ तब तो फिर कुछ भी जाएगा। तब इस तरह से ये कहना सही है, ना कि इसको स्टैंडर्ड कहना सही है। तो मतलब इसमें अगर हम कहें 5 का अपोजिट तो हम क्या कह सकते हैं? 1 6 4, 2 का अपोजिट 1 6 4, इस तरह से। या यहां से पूछा जाए कि 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट हम इनमें से कोई एक कहेंगे, 3 2 5। तो ये था 3 केस आपका। इन 3 केस में हम लोगों ने 3 अलग अलग चीजों को सीखा। तो एक बार मैं फिर से इन चीजों को समराइज करता हूं, फिर मैं शॉर्टकट पे आता हूं। देखो, पहला केस था जिसमें आपका एक सतह कॉमन था, उस केस में हम लोगों ने क्लॉक एंटी क्लॉक का रोटेशन लगा करके चेक किया। दूसरा केस देखो, जहां पर 2 सतह कॉमन था, 2 सतह में आप सभी सतह का अपोजिट नहीं निकाल सकते हो, जबकि पहले वाले में अगर आप देखो तो पहले में हम सबका निकाल रहे थे। जब 2 सतह कॉमन हो रहा तो यहां पर सिर्फ वही अपोजिट निकल करके आएगा इंफॉर्मेशन जो दोनों बच गए हैं, जो कॉमन नहीं है।
बाकी कॉमन का अपोजिट कोई भी हो सकता है जो पीछे छुपा हुआ। और तीसरा केस आपका ये वाला है जहां पर कोई भी सतह कॉमन नहीं थी। तो जो कॉमन ही नहीं है तो वहां पर इन तीनों में से इन तीनों का कोई एक सतह क्या होगा, अपोजिट जाएगा। तो ये था पूरा 3 केस इसका। लेकिन केस नंबर 1 को हम लोग अच्छे से समझेंगे, उस वहां पर बहुत सी चीजें हैं आपको सीखने के लिए। आइए चलते हैं केस नंबर 1 पे वापस। देखो यहां पर क्या था, 3 4 6 3 5 1, यही डायग्राम था। तो जरा देखो इसको, इसी डायग्राम को मैं अलग से बना देता हूं। जो मैंने आपको रोटेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया, वो कॉन्सेप्ट तो यहां लगेगा ही लगेगा। लेकिन क्या हो अगर बिना पेन उठाए, बिना पेपर उठाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, तो बेहतर बेहतर तरीका आप अब सीखने जा रहे हो। यहां पर वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब ये आप शॉर्टकट सीखने जा रहे हो कि जब हम बिना पेन पेपर के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं होगी। देखो क्या होगा, जब भी ये वाला केस बने आपका केस 1, जहां पर केवल एक सतह आपका कॉमन हो, ओनली वन कॉमन फेस आपको नजर आए, तब वहां पर आप इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो जरा, इसके भी 2 केसेस आएंगे आपके। पहला केस तो यही है आपका, इस केस के अंदर भी 2 केस बनेंगे, 2 सिचुएशन आएंगे। जब एक सतह ही कॉमन हो, वो भी क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। कॉमन एक ही है, वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या, ये टॉप का पोर्शन है, ये भी टॉप का पोर्शन है, ये सेम डायरेक्शन कहलाएगा। मतलब ये अगर लेफ्ट वाले पे कॉमन होता और लेफ्ट का होता तो देखो ये दोनों लेफ्ट के, ये सेम सिचुएशन में सेम डायरेक्शन कहलाते, और ये राइट वाला और ये राइट वाला सेम डायरेक्शन में कहलाएंगे। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि ये कॉमन सतह ही सेम डायरेक्शन में हो, तो यहां पर बाकी जो है सतह सेम डायरेक्शन वाले यहां पर अपोजिट कहलाएंगे। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कह दोगे 4 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 4। और ठीक उसी तरह 6 का अपोजिट 1, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ये तो यहां पर हमारा कंक्लूजन क्या आया, यहां पर आया 6 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 6। तो बचा क्या, 2 बच गया, वो किसके अपोजिट जाने वाला, 3 के अपोजिट। तो ये सिचुएशन यहां पर बन रही है। आप इस चीज को जरा देखो, क्या हम इस क्वेश्चन को देखते देखते नहीं कर सकते, इसको तो हम देख करके ही बता सकते, 3 का अपोजिट। अब यहां पर ये भी समझो, जब भी क्वेश्चन इस तरह से आए कि आपका एक पहला वाला केस बने सिर्फ एक सतह का कॉमन, और जो सतह कॉमन है उसी के बारे में क्वेश्चन किया जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप तुरंत देखो कि अगर वही सतह कॉमन है जिसके बारे में पूछा गया है, तो इसका अपोजिट बस वही सतह होगा जो छुपा हुआ है। अगर यहां पर देखो तो सिर्फ एक सतह छुपा हुआ है, क्या, 2, तो हम डायरेक्ट कह देंगे 3 का अपोजिट क्या होगा, 2। तुरंत ऑप्शन में आप 2 ढूंढ करके टिक कर लो, फिर आपको क्लॉक एंटी क्लॉक का रोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख करके बता सकते हो। यहां पर देखो 4 का पूछा जाएगा, 6 सेम कॉमन सतह पे जाएंगे, 6 का पूछा सेम सतह पे जाएंगे। तो ये सब सिर्फ देख करके होने वाले क्वेश्चन है। अब अगर आपके सामने मान लो कुछ इस तरह का डायग्राम हो, इसी केस के अंदर डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट। अब यहां पर देखना आप, ये चीज आप कभी सीखने को कहीं और नहीं पाओगे, जो चीज आप मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये तीनों केसेस आप बिना पेन के कर सकते हो देखते हुए। देखो यहां पर अगर मैं यहां पर लिखता हूं 3 4 1, यहां पर लिखता हूं 3 5,
6 इस तरह से। अब यहां पर अगर आप देखो तो भाई एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि कॉमन तो एक ही सतह है, वो है कौन सा, फिर से 3 ही कॉमन है, सिर्फ एक ही सतह कॉमन है और वो भी सेम डायरेक्शन में नहीं है। अभी तक सेम डायरेक्शन में जब होता था तब तो ठीक है, हम सीधा सेम डायरेक्शन वाले सतह को अपोजिट कह देते थे। यहां पर ऐसा तो है नहीं, तो भाई जब यहां पर इस तरह से नहीं है तो इसका आंसर हमें क्या करना होगा, क्या रोटेशन और रोटेशन लगाना होगा क्लॉक एंटी क्लॉक का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा देखो, वो लिखने वाला काम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहां पर। अगर अब मैं इस 3 को घुमा करके यहां पर ले आऊं, देखो क्या, 3 को यहां पे घुमा करके ले आता हूं तो यहां पर आएगा क्या आपका 3। तो इस केस में 6 भी यहां से घूम करके कहां जाएगा, यहां पर। और 6 अगर यहां आया तो 5 भी घूम करके कहां जाएगा, यहां पर। अगर ये सीख गए आप तो जो अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ लिखने की जरूरत नहीं, देखते देखते क्वेश्चन होने वाला है आपका, ये चीज लिखना दिमाग में कर सकते हो। तो अब ये क्या बन गया, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई वापस से। और ये सिचुएशन जब आपकी आ रही है तो देखो क्या हो गया, सेम डायरेक्शन हमारा फिर से बन गया। और सेम डायरेक्शन बनते ही हम कह देंगे 4 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 2। और जब अगर इस केस में जब यहां पर रोटेशन नहीं लगा था, सिर्फ ऐसे ही बना हुआ था 6, 3, 5, सिर्फ यही था, हमने रोटेशन यहां पर जब नहीं लगाया था, तब उस केस में जरा देखो, अगर पूछा जाता 3 का अपोजिट तो 3 ही तो कॉमन था, तो 3 का अपोजिट 2 हो तो हम डायरेक्ट ही बता देते 3 का अपोजिट 2। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप देखो, इस क्वेश्चन में जिसमें हम लोग क्लॉक एंटी क्लॉक रोटेशन का यूज कर रहे थे, उनको हम बिना पेन चलाए बस देखते देखते ही आंसर को निकाल सकते हैं। यहां पर 3 के तीनों केस हमारे ऐसे ही हो जाएंगे। अब यहां पर आप इस चीज को जरा समझना कि भाई ये सबसे बड़ी चीज ये है, आप ये सोच रहे होगे कि आखिर ये काम कैसे हो गया, हमने इसे अपने अनुसार कैसे बदल लिया, ये चीज आपके दिमाग में हो सकता खटक रही हो, जरा समझो इसको। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम पे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बन रहे हैं, और जिनको यही बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है वही लोग कह रहे हैं कि डाइस के क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। डाइस के क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत ही जीरो लेवल के कॉन्सेप्ट पे हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप यही कहोगे। जरा देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, देखो इसको। ये है आपका ओपन फॉर्म, आपके डाइस का खुला हुआ रूप, अनफोल्डेड फॉर्म। इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो फोल्डेड फॉर्म आपका सामने नजर आएगा, इस तरह से बंद हुआ पासा नजर आएगा। जब आप यहां पर सपोज करो यहां लिखते हो 1 2 3, ऐसे मैंने लिख दिया, 4 यहां पर लिख दिया, 5 यहां, 6 यहां, ऐसे लिख दिया। तो देखो यहां पर जब भी इस तरह से इसको बंद करोगे तो बंद करने का अप्रोच क्या होगा, बंद करने का अप्रोच ये होगा, इसको भाई अंदर की तरफ मूव कराओगे, अंदर की तरफ। मतलब ये ऐसे ही क्या है, एक प्लेन सतह है, इसको जब आप चाहते हो बंद करना तो इसको बंद करोगे अंदर की तरफ। कारण क्या है उसका, भाई इस पे 1 2 3 4 जो नंबर है वो दिखने चाहिए। आप इसको अगर आगे की तरफ ले आओगे तो सब अंदर पैक हो जाएंगे, फिर दिखेगा क्या, पीछे तो ब्लैंक है इसका। हमें तो नंबर चाहिए ना, नंबर चाहिए अगर हमें ऊपर, तो हम इसको किधर ले जाएंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे। और जब आप अंदर की तरफ पैक करते हो तो जरा देखो क्या होता है। आप यहां पर गौर करो, यहां पर एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट देखो 3 सतह से मिला हुआ, किससे, 1 2 3 से। ये 3 पॉइंट देखो किससे मिला हुआ है, 6 2 4 से। ये 3 पॉइंट, ये तीनों, ये पॉइंट किससे मिला, 3 सतह 1 6 2 से। और ये पॉइंट किससे मिला है, 2 3 4 से। 4 पॉइंट तो हमें ऐसे नजर आ रहे हैं जहां 3 3 सतह आके मिल रहे हैं। तो जरा देखो ये भी उन्हीं में से एक पॉइंट है। 4 तो ये है, इसके अलावा जब ये पैक होगा तो 4 पॉइंट और आगे जाकर के क्रिएट होंगे। वो किसके साथ क्रिएट होंगे आपको बता देता हूं मैं, 4 5 और 3, क्योंकि 3 इसका पड़ोसी है तो इसके साथ ही मिलकर के बनाएगा यहां पर। उसी तरह 6 4 और 5 मिलकर के बनाएगा। उसी तरह से 1 और 5 उधर जाकर के जुड़ जाएंगे और 3 और 6 के साथ बनाएगा यहाँ पर 3 3 सतह। तो कुल मिलाकर के 8 इस तरह से सिचुएशन, 8 कॉर्नर निकल करके आएंगे, कोने, जहां पर 3 सतह आकर के मिल रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये 3 सतह जो यहां पर एक साथ नजर आ रहे हैं, आपको पता है ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत
नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स में लिख लेना इस चीज को। तीन सतह जो दिखाई पड़ते हैं, पहला पॉइंट यही है आपका कि ये तीन सतह जो दिखाई पड़ते हैं कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो उनका क्या, जो पीछे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सेम सिचुएशन उनके साथ भी है। क्यों? क्योंकि उनको आप दूसरी तरफ से देख सकते हो कि नहीं। तो भाई तीन जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी आपस में अपोजिट नहीं हो सकते। मतलब अगर मैं यहां पर लिख दूं इस डाइस में, देखो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 156 ऐसे लिख दिया, तो कौन से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है 2 3 और 4। अब यहां पर 156 अगर एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं, तो भाई 2 3 4 भी एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते हैं यहां पर। मतलब अगर कभी भी कहा जाए इसी डाइस का एक डायग्राम इस तरह से दिया गया 3 4 5, तो ये डायग्राम क्या सही है? यहां पर जरा इस चीज को समझना। अगर इस तरह से देखो, ये तीन कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, लेकिन ये तीनों ये आपस में पड़ोसी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तीनों जुड़े हुए हैं किससे? एक पॉइंट से पीछे की तरफ जाकर के। बात समझ में आ गई? तो मैं इस पॉइंट, जिस पॉइंट की बात कर रहा था, इसको जरा आप समझना अच्छे से। ये जो पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है ना, जो रोटेशन इनके साथ यहाँ पे लगता है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वही रोटेशन यहाँ पर लगता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपके सामने ये ड्रॉ कर रखा है, नंबर लिखा है, ये नंबर रैंडम लिखा गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी के लिए मैं इस नंबर को हटाता हूँ और बिल्कुल वैसे ही लिखता हूँ जैसे यहाँ पर आपका है। ये देखो आप, तो यहां पर देखो, अगर कभी मान लो इस तरह से देख करके कहा जाए इसको पैक करने के बाद क्या ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये चीज हम कैसे चेक करेंगे? जरा देखो यहां पर भाई लोग क्या करते हैं, अपोजिट से काटते हैं। कैसे? यहां पर जब भी ये ओपन फॉर्म होता है यहां पर, तो यहां पर जरा समझना आप, अल्टरनेट सतह जो होते हैं, मतलब इस सतह के बाद एक को हमने छोड़ दिया, अगला सतह, ये अपोजिट आ जाएंगे। इस सतह के बाद एक सतह छोड़ दिया, अगला सतह, ये अपोजिट हो जाएंगे। और जब यहां पर आएगा तो इसको भी देखो, इस सतह के बाद अगला छोड़ दिया तो ये वाला अपोजिट आएगा। ये विपरीत कहलाते हैं। अगर उसके अनुसार हम यहां पर करने की कोशिश करें तो देखो 1 का अपोजिट 4, मतलब 1 4 कभी आसपास नहीं नजर आने चाहिए, इन तीन सतह पे नहीं नजर आने चाहिए। आप देखो नजर नहीं आ रहा। 2 और 5 ये तीनों यहां पर नजर नहीं आने चाहिए, देखो नहीं नजर आ रहा, ये दोनों आसपास नहीं नजर आएंगे। 3 और 6 भी अपोजिट नहीं होने चाहिए, अपोजिट है, आसपास नहीं होने चाहिए, तो देखो आसपास नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना ही देख करके ही कंक्लूजन निकाल लेना कई बार गड़बड़ हो सकता है आपके लिए, इसलिए इस चीज को भी आप समझो। देखो यहां पर 6 2 1 है, मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं इसी नंबर्स के साथ, 6 2 1 के साथ ही मैं बनाऊंगा यहां पर। ये देखो भाई, देखो यहां पर जब अपोजिट से नहीं कट रहा था तो यहां भी नहीं कट रहा, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सही हैं। आओ देखो यहां पर, ये है 6 2 1 यहां पर है। अब यहां पर अगर आप देखो 6 2 1 का केस, तो देखो 6 2 1 किसी से यहां पे चलना शुरू करो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो देखो 6 2 1 ऐसे मूव कर रहे हैं हम। रोटेशन कौन सा हुआ है? एंटी क्लॉक का रोटेशन हुआ। और यहां पर देखो 6 2 1 इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम मूव करते हैं तो ये रोटेशन कौन सा हुआ? एंटी क्लॉक हुआ। और यहां अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम मूव करते हैं तो यहां क्या रोटेशन हो रहा है, जरा समझना। 6 2 1 ये तो क्लॉकवाइज हो गया। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था, जो रोटेशन यहां होता वही रोटेशन क्लोज में होता, सेम रोटेशन फॉलो करते हैं, ये सेम डायरेक्शन फॉलो करते हैं। तो जब ये सेम डायरेक्शन पे नहीं है तो ये गलत है, केवल ये सही है। जबकि नंबर्स दोनों केस में वही नजर आ रहे थे। तब आपको अब समझ में आ गया कि हमारे लिए ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने वहां पर काम किया था, जो हमने आपको ट्रिक बताया। देखो जरा यहां पर भाई, यह एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं अगर पकड़ लूं डाइस का, और इस डाइस को पकड़ करके घुमाता रहूं घुमाता रहूं घुमाता रहूं, देखो क्या होने वाला। यही तीन सतह ही तो घूम रहे हैं, बस यही तीन सतह ही केवल घूम रहे हैं, बाकी जो छुपे थे वो छुपे हैं और जो तीन दिख रहे थे वो दिख रहे हैं। लेकिन इनको घुमाने से क्या हो रहा, यही नंबर ही बस अपनी अपनी जगह बदल रहे हैं, एक नए नए स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब कि अगर इस डायग्राम को ऐसे भी बना दिया जाए,
देखो मैं इसको रोटेट कर रहा हूं यहाँ पर, 6 को मैं यहां पर लेकर के आता हूं तो 2 यहां चला जाएगा और 1 यहां चला जाएगा। ये वो सिचुएशन जब इसको पकड़ करके एक बार इधर को घुमाया गया। और दूसरा के डायग्राम भी आप देखो, जब इसको एक बार और घुमा दिया जाए तो क्या होगा। अब इसको 2 बार घुमाते हैं हम, तो 2 बार घुमाएंगे तो 6 यहां पर आएगा, 2 यहां पर चला जाएगा, फिर 1 यहां पर चला जाएगा। ये 3 स्टेट आपको नजर आएंगे 3 बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाइस बदल गया, भाई वही डाइस तो हम पकड़ के घुमा रहे हैं बार बार। स्टेट केवल अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन डाइस हमारा सेम बना हुआ। अब आपको 2 बातें यहां पर समझ में आएंगी बड़े अच्छे से, कि पहली चीज, इस पे हमने ये शॉर्टकट कैसे लगाया, क्यों लगाया, और क्यों ये हमेशा सही होने वाला है, ये सारी बात आपको समझ में आ गई। और दूसरी चीज यहां पर जरा देखो आप, ये वाला केस जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस तरह से कहीं सॉल्यूशन आपको मिलता है, आप कहते हो कि सेम डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट हो जाते हैं। ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी डाइस को इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे घुमा दूं, देखो यहां पर, तब क्या होगा भाई। सपोज करो मैं इधर को रोटेशन एक बार करता हूं तो 5 यहां होगा, 2 यहां होगा, 3 यहां होगा। कि अब यहां पर जब इन दोनों डायग्राम को देखो, भाई डाइस तो हमारा बदला नहीं, तो फिर ये अपोजिट विपरीत अलग अलग क्यों आने लगे। अब आपको समझ में आया कि ये कहना गलत था यहां पर, कि सेम सतह पर सेम डायरेक्शन वाले क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं जब कोई सतह कॉमन नहीं होता। इसीलिए हमने कहा देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम यहां पर श्योर आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, हमारे पास इस तरह का आंसर क्यों आता है। अब आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो भाई 3 केस आपने सीखा है और इसमें शॉर्टकट भी सीखा है। आज तक की दोनों क्लास में आप लोगों ने जितना कुछ सीखा है, इसको जरूर स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो इन्हीं सब पर बेस्ड होंगे। लेकिन वो इनसे बहुत ही तगड़े होंगे कि अगर आप थोड़ा सा भी चूक करोगे तो आंसर आपका गलत होगा, और आप या फिर आपको ऐसे नजर आएगा कि सभी के सभी ऑप्शन क्वेश्चन में सही है या सभी के सभी गलत हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।